हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा के ऊपर मैं अंतिम वार करने के लिए आपके लिए लाया हूँ मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न है अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो आपको परीक्षा की जो रणनीति है, परीक्षा तैयारी है, वो आपकी कितनी अच्छी है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आप मेरे साथ साथ हल करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए और इनका लाभ उठाएं। तो देखिए मेरे कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आपके लिए मैं साइंस विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। आपके जो परीक्षा होगी वो 80 अंकों की होगी और आपको पता ही है वैसे कि समय जो है आपके 2 घंटा 30 मिनट का है। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके सबसे जो पहले भाग में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो ए में लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में लिखा हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी में लिखा हुआ एल्कोहल, डी में लिखा हुआ ईस्ट। तो इनमें से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कौन सा है? हमारा बी में लिखा हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारा एंटीबायोटिक होता है, यानी कि प्रतिजैविक होता है। तो बी वाला सही हो जाएगा। हम ऐसा करते हुए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं? तो आपको एक बात याद रखनी है, जो धातु होते हैं उनको हम पीट करके पतली चादरों में बदल सकते हैं। तो देखिए ए में लिखा हुआ जिंक, बी में लिखा हुआ फास्फोरस, सी में लिखा हुआ सल्फर, डी में लिखा हुआ ऑक्सीजन। तो इन तीन चारों में से आप देखेंगे तो ये फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों तो क्या है, अ धातु के अंदर आती है और अ धातुओं को हम पीट करके चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ए में लिखा हुआ जिंक, ए में क्या लिखा हुआ है? जिंक लिखा हुआ है, क्योंकि ये धातु है और इनको हम पीट करके चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म, जीवों के अवशेष से बना हुआ जो ईंधन है वो कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उपयुक्त सभी तो आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों ही जीवाश्म ईंधन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, दे वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखें आप, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। मैंने पहले भी मॉडल पेपर में ये प्रश्न डाला था। मादा, ए में लिखा हुआ मादा के शरीर में, बी में लिखा हुआ मादा के शरीर के बाहर, स में लिखा हुआ नर के शरीर में, द में लिखा हुआ नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक जो निषेचन होता है ये मादा के शरीर में होता है। किसके शरीर में होता है? मादा के शरीर में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन की परिभाषा भी आपको याद हो गई है। ठीक है, एक पंथ दो काज हम साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, चार बच्चों को, कितने बच्चों को? 4 बच्चों को लोटनिक स्थैथिक सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। ठीक है,
इसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो आपको घटते क्रम में इन जो घर्षण बल है उनको आपको व्यवस्थित करना घटते क्रम में। तो मेरे साथियों, आपको पता होगा सबसे अधिक इनमें से स्थैतिक जो घर्षण बल होता है उसका मान होता है। स्थैतिक घर्षण बल सर्वाधिक होगा, उसके बाद सर्पी घर्षण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सर्पी घर्षण। और उसके बाद में आ जाएगा लोटनिक घर्षण। कौन सा हो जाएगा? लोटनिक घर्षण। तो स्थैतिक, सर्पी, लोटनी। ठीक है, सबसे कम लोटनी घर्षण होगा और सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे स में लिखा हुआ, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। तो स वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। वायु संचरित होती है, यानी कि ध्वनि जो साउंड होती है वो संचरित होती है, यानी कि उसका जो संचरण होता है वो किस में होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ केवल गैसों में, केवल ब में लिखा हुआ केवल ठोसों में, स में लिखा हुआ केवल द्रवों में और द में लिखा हुआ ठोसों, द्रवों, गैसों में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, ये ठोसों में, ठीक है ना, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में ही संचरित होती है। आपके दिमाग में आएगा कि सर गैसों में ही होती है। नहीं, ठोस, द्रव, गैस तीनों के अंदर ध्वनि का संचरण होता है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। आपको याद रखना कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होती है वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, दो द्रवों, यहाँ पर देखो ये द्रवों लिखा हुआ है, दो द्रवों, द्रव पदार्थ है, ए तथा बी के विद्युत चालकी की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकता है, चमकीला दीप्त होता है, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत तीक्ष्ण दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसको थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देते हैं। तो देखिए, दो द्रव्य है। कितने द्रव है? दो द्रव, ए और बी। इन दोनों में क्या किया? टेस्टर के माध्यम से इनकी विद्युत चालकता का हमने पता लगाया। तो ए द्रव्य के अंदर हमने टेस्टर डुबोया, तो उसमें क्या हुआ कि जो टेस्टर था, संपरीक्षित्र था, उसके अंदर जो लाइट जली वो चमकीली जली। क्या जली? चमकीली। जबकि बी के अंदर तीक्ष्ण चमकीली जली। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे ये निष्कर्ष निकालेंगे जो द्रव्य ए है, द्रव्य ए है, ये द्रव्य बी से ज़्यादा चालक है। ठीक है ना, चमकीली लाइट, ज़्यादा प्रकाश देने वाली लाइट ए में जली, जबकि बी में तो एक छोटी सी तीक्ष्ण लाइट जली, कम प्रकाश वाली। तो इसका अर्थ है कि बी जो द्रव्य है वो कम चालक है, जबकि ए द्रव्य ज़्यादा चालक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। द्रव्य ए द्रव्य बी से ज़्यादा चालक है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? घर्षण के द्वारा आवेशित किसको नहीं किया जा सकता है? तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक का पैमाना, इसको घर्षण के द्वारा आसानी से हम क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। स में लिखा हुआ फूला हुआ गुब्बारा, द में लिखा हुआ ऊनी वस्त्र, जबकि ब में क्या लिखा हुआ? तांबे की छड़। तांबे की छड़ को आप घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं, जबकि ये प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, इनको हम आसानी से आवेशित कर सकते हैं। तो हमें नहीं पूछा गया, तो हमारा उत्तर ब हो जाएगा, तांबे की छड़ वाला। ठीक है ना, ये तांबे की छड़ वाला ब उत्तर हो जाएगा। ये तो आपके थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके हल मैंने आपको बता दिए हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी पूर्ति करो? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। यदि आपको साफ नहीं दिखता है ना, तो स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ाइए, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, आपको साफ दिखाई देगा।
9वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति में, ये कह रहा है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। जो अंत में 8वें नंबर का जो ग्रह है ना, सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है, तो वो ग्रह कौन सा है, नेपट्यून है। कौन सा है, नेपट्यून जो ग्रह है ये सबसे दूर 8वें नंबर के ऊपर ये ग्रह है। यहाँ सूर्य है तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें नंबर के ऊपर कौन आता है, नेपट्यून, जो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। उसके बाद 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए एक स्थान है ये बहुत बड़ा, ठीक है, 10 बीघा का एक खेत है, 10 बीघा का एक बड़ा खेत है। यहाँ पर एक ही प्रकार के पौधे उगे हुए हैं, सारे के सारे ये एक ही प्रकार के गेहूं के पौधे उगे हुए हैं। किसके पौधे उगे हुए हैं, गेहूं के पौधे। तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये मेरी गेहूं की फसल है, मेरी गेहूं की फसल है। तो एक ही स्थान के ऊपर बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं, आप समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। गेहूं की फसल, चने की फसल, मक्के की फसल, इस प्रकार की बहुत सारी फसलें हम बोते हैं, ठीक है ना। आप नहीं बोते होंगे कोई, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे गांव में किसान लोग अधिकतर खेती का काम ही हम करते हैं और आपको शुद्ध ताज़ा अनाज, फल, सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हमारा जवान और हमारा किसान अभी तक मजबूत है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न 11वां, संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। जो संश्लेषित होते हैं, हमारी फैक्ट्री में बनते हैं, उन्हें कृत्रिम, आर्टिफिशियल या मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, ठीक है ना, या तो आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड। तो पहले में आ जाएगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, दूसरे में हो जाएगा ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित रेशे भी इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान पूरे हुए हैं। आपको ये डेमो है, एक प्रकार का डेमो, ये आपके जो पेपर आएगा ना उसका डेमो है ये, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 12वां, ये छोटे छोटे उत्तर वाला प्रश्न है। 12वां प्रश्न कह रहा है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम जिसका सूत्र होता है Na, पोटेशियम जिसका सूत्र होता है K। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण मेरे विद्यार्थियों मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप समझ लेना, क्योंकि आपकी तैयारी वैसे लगभग अच्छी हो गई है। मैं तो आपकी तैयारी को थोड़ी धार दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपके ज्ञान के ऊपर जो धूल जम गई है हल्की फुल्की, मैं उसको हटाने का काम कर रहा हूँ, नहीं कि आपको मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। यदि इन धातुओं को अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है, यदि इन धातुओं को हम बाहर वायु में रखेंगे तो ये सोडियम जो होती है ये वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगी और जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ऐसा ही क्या होगा, पोटेशियम के साथ होगा, ये भी क्या करेगी, ये भी वायु के साथ क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड K2O बना लेगी और ये भी क्या हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। यदि इनको आप जल में रख दोगे तो जल के साथ भी सोडियम क्या करेगी, इसके साथ भी ये क्रिया करेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी प्लस उष्मा बनाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं जल और वायु के साथ क्रिया करके नष्ट नहीं हो जाए, इसलिए इनको संरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको कारण बता दिया है, शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तकानुसार सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग दिए हुए हैं। कितने वर्ग दिए हुए हैं, 4 वर्ग दिए हुए हैं। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, जीवाणु, पहला वर्ग कौन सा है, जीवाणु। दूसरा वर्ग कौन सा है, कवक। तो मेरे साथ आप बोलिए, जीवाणु, कवक। और तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा प्रोटोजोआ। कौन सा है, प्रोटोजोआ। और चौथा है
आपके लिखा हुआ है कि कुछ शैवाल, सभी नहीं, कुछ शैवाल जो है ये सूक्ष्म जीवों के अंदर आते हैं। और आपके बाद में लिखा हुआ है कि जो वायरस होता है, क्या होता है, वायरस होता है, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, परंतु यह एक अकोशिकीय जंतु है। अकोशिकीय जंतु है, मतलब ये जीव है, सूक्ष्म जीव है। इस वायरस के बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। ये वायरस जो होता है ये पोषी के अंदर, परपोषी के अंदर ही क्या करता है, ये घूर्णन करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि ये सजीवों के संपर्क में आने पर सजीव बन जाता है, निर्जीव के संपर्क में आने पर ये निर्जीव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए वायरस क्या हो गया, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी हो गया है। तो हमारा तो प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, तो 4 वर्ग मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल है। उसके बाद अगला प्रश्न 14वां है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक यानी कि RDB क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संकटापन जो जंतु है, संकटापन जंतु का रिकॉर्ड रखने वाली एक पुस्तक है जिसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। तो आपको संकटापन स्पीसीज, संकटापन जंतु याद रखना है। रेड डाटा पुस्तक कौन से जंतु से संबंधित है, संकटापन जंतु का रिकॉर्ड रखने वाली जो पुस्तक है उसे हम रेड डाटा पुस्तक के नाम से जानते हैं। आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, कायांतरण किसे कहते हैं। क्या है, कायांतरण। तो देखिए इसका उत्तर मैंने छोटा बताया कि जैसे कोई मेंढक का लार्वा है, क्या है, मेंढक का लार्वा में विशेष परिवर्तन होते हैं। मेंढक के लार्वे में क्या होते हैं, विशेष परिवर्तन होते हैं। और ये जो लार्वा होता है कुछ ही दिनों में क्या बन जाता है, ये वयस्क बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे मेंढक है तो एक वयस्क मेंढक बन जाएगा। तो लार्वा में विशेष परिवर्तन के द्वारा उसका वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है। लार्वा का विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद 16वें प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल, जल का सूत्र H2O। क्या प्योर जो वाटर होता है वो विद्युत का चालन करता है। यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो प्योर वाटर होता है, क्या होता है, प्योर H2O होता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। पहली बात आपको क्या रखनी है, शुद्ध जल, प्योर वाटर विद्युत का चालन नहीं करता है। यदि आपको इसे चालन बनाना है तो हम लिखेंगे, यदि इसको हमें चालन बनाना है तो इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं। वह अशुद्धि अम्लीय पदार्थ की हो सकती है, या क्षारीय पदार्थ की हो सकती है, या लवणीय पदार्थ की हो सकती है, या खनिज की कुछ मात्रा इसमें डाल करके इसको हम चालक बना सकते हैं। अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, लवणीय पदार्थ या खनिज की कुछ मात्रा डाल करके इस जल को थोड़ा सा भी हम अशुद्ध कर देंगे तो जो शुद्ध जल होगा वो चालक बन जाएगा। तो इसका उत्तर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। 17वां प्रश्न, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखे। तड़ित का अर्थ यहाँ पर है कि आकाश में जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उस समय जो बिजली चमकती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो इससे हमें नुकसान पहुँच सकता है। ये हमारे ऊपर गिर सकती है, हमारी इससे मृत्यु हो सकती है। यदि इस प्रकार की घटना आकाश के अंदर हो रही है तो हमारा बचाव हम कैसे करेंगे, इसके 3 उपाय हमें बताने हैं। तो पहला उपाय तो है, यदि आकाश में बिजली चमक रही है तो हमें अपने घर में चले जाना चाहिए, घर में चले जाना चाहिए। ठीक है, पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय ये है, यदि आप घर से बाहर है, किसी कार में हैं, किसी बस में हैं, तो आपको
कार या बस के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। तीसरा कारण कि यदि आप घर के बाहर है और किसी वाहन के अंदर नहीं है और आसपास आपको छिपने के लिए कोई घर मकान नहीं है, तो आपको क्या करना है, पानी से दूर चले जाना है। पानी जो बह रहा है, पानी से दूर, थोड़ी ऊपर वाली जगह में चला जाना, पानी से दूर चले जाना है। और आपको ज़मीन पे लेटना नहीं है, आपको अपने जो उकड़ू होता है ना, घुटनों के बल उकड़ू बैठ जाना, घुटनों के बल आपको बैठ जाना है और अपनी गर्दन को दोनों पैरों के बीच में ऐसे नीचे कर लेनी है। तो आप त्वरित से अपने बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये 3 बचाव मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद 18वां प्रश्न है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, तारों के बीच की जो दूरियां होती है, तारे जो होते हैं वो लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तारे जो होते हैं वो हमारे से और तारों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन इनके बीच की दूरी होती है किलोमीटर के अंदर। तो इतनी ज़्यादा दूरी को हम किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनके तारों के बीच की दूरी को हम किस में दर्शाते हैं, प्रकाश वर्ष में दर्शाते हैं। अब प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष के बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये भी परितो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक जानकारी और इसके साथ बता रहा हूँ जो ऐड करनी है। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो प्रकाश होता है 1 सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। और इस प्रकार 1 वर्ष तक ये निरंतर इसी वेग से चलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो तारों के बीच में अत्यधिक दूरी होने के कारण इसको किलोमीटर में व्यक्त नहीं किया जाता है, इतनी बड़ी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। और प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁻³ मीटर की दूरी तय करता है। इसी वेग से यदि वो 1 वर्ष तक चलता रहे तो वो एक प्रकाश वर्ष बन जाता है। और इनके तारों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है, या व्यक्त करते हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न हो गया। अब 19वां प्रश्न है, पौधा गर प्रभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधा गर प्रभाव होता है, पौधा गर प्रभाव का अपने शब्दों में हमें वर्णन करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा गर प्रभाव कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट जो आया है वो शीत प्रदेशों से आया, ठंडे प्रदेशों से आया है। ठंडे प्रदेशों के अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से जो उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं या उष्णकटिबंधीय जो पादप होते हैं, सब्जियों वाले हो, अनाज वाले पादप होते हैं, शीत प्रदेशों के अंदर ये जो पादप होते हैं, ठंडे प्रदेशों में ये अच्छी तरह से विकसित या ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो क्या हुआ कि जो कांच का इनके चारों ओर क्या बना दिया, घर बना दिया। कांच की विशेषता ये होती है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित कर लेता, और अंदर आने के बाद वापस ये बाहर इसकी सूरज की जो विकिरण ऊर्जा उसको ये वापस नहीं जाने देता। और अंदर का जो टेम्परेचर होता है बाहर की तुलना में क्या हो जाता है, इस घर का जो टेम्परेचर होता है बाहर की तुलना में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो इससे अंदर से में सब्जियाँ उगी हुई है तो ये हरे रंग का दिखाई देता है। और कांच का जो क्या बना दिया, उनके ऊपर घर बना दिया। तो पौधा घर का जो कंसेप्ट है इस प्रकार से आया। अब देखिए अपने इसके बारे में आगे लिखेंगे
कि इसी तर्ज पर, इसी प्रकार वायुमंडल के अंदर वायु प्रदूषण के कारण, वायुमंडल में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 सूरज से आने वाली जो सौर ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, उसको अवशोषित कर लेती है, बाहर वायुमंडल में इसको ये मुक्त नहीं करती है। इसलिए क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पौधागर प्रभाव कहते हैं। और यह पौधागर प्रभाव पूरे एक संसार की, विश्व की समस्या बनता जा रहा है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, एक वृहत स्तर पर, एक बड़े स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये पौधागर प्रभाव है, इसके बारे में आप शायद समझ गए होंगे। इसके बारे में एक छोटा सा प्रश्न और बता दूं मैं, पौधागर प्रभाव के लिए सब जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2। इसके अलावा और गैसें हैं जैसे SO2 है, जल वाष्प है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो है इसके लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ठीक है, और एक मेथेन गैस भी जो होती है वो भी उत्तरदायी गैस होती है, परंतु सबसे मुख्य गैस जो है वो CO2 है पौधागर प्रभाव के लिए। उसके बाद 20वां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो खाद और उर्वरक में आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या देना है, अंतर देना है, खाद और उर्वरक में। तो आप मेरे साथ केवल रिवीजन कीजिए मेरे साथियों। आपको याद है, खाद जो होता है खेतों में बनाई जाती है, ठीक है, जबकि उर्वरक जो होता है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जो होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। खाद में जैविक पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि इसके उर्वरक के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक नहीं होती है। इसमें कुछ ही गिने चुने ही जो भी कम मिलाए जाते वही जो पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, 3 अंतर हो गए। उसके बाद चौथा अंतर, कौन सा अंतर, चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर है खाद के अंदर। खाद से मिट्टी का जो गठन होता है वो सुधरता है, जबकि उर्वरक से मिट्टी का गठन नहीं सुधरता है। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, जबकि उर्वरक से जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। छठा अंतर देखिए, खाद से मिट्टी के अंदर मित्र सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, मित्र सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, केंचुओं की मात्रा बढ़ती है, जिससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। जबकि उर्वरक से मित्र जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केंचुए जो होते हैं इनके जहर के प्रभाव से मर जाते हैं। ये अंतर हुआ। उसके बाद देखिए 7वां जो अंतर है, खाद से जो हमारा खेत में जो होता है किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि भूमि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है, जबकि उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। 8वां अंतर, खाद से किसी प्रकार की हमारे खेत में ऊसरता नहीं आती है, जबकि इससे क्या होती है, मिट्टी ऊसर हो जाती है। 9वां अंतर, खाद से हमारी जो मिट्टी होती है वो पोली बनती, क्या बनती है, पोली बनती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी जो होती है वो पोली नहीं बन के क्या बन जाती है, कठोर बन जाती है। उसके बाद 10वां अंतर, खाद से हमारा जो खेत होता है वो एक बार खाद डालने पर लंबे समय तक, कितने समय तक, लंबे समय तक अच्छी पैदावार देता है, अच्छी पैदावार देता है, जबकि उर्वरक का जो प्रभाव होता है अल्पकालीन होता है। क्या होता है इसका, अल्पकालीन। एक फसल में भी हमें 3 या 4 बार खाद डालना पड़ जाता है, जबकि जैविक खाद आप एक बार डालो 3 साल तक कम से कम इससे हमें सर्विस सेवा मिलती है, जबकि ये केवल 10 या 15 दिन में इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो खाद है यह उर्वरक से किस प्रकार से भिन्न होता है, इनमें अंतर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21वां प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर लिखिए। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, ये ताप सुघट्य प्लास्टिक होती है, ताप सुघट्य प्लास्टिक होती है,
जबकि ये क्या होती है, ताप सुगठ्य नहीं होती है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, थर्मोप्लास्टिक जो होती है इसको आसानी से हम पिघला सकते हैं। ठीक है, जबकि इसको आसानी से हम नहीं पिघला सकते हैं। दूसरा अंतर ये हुआ। उसके बाद तीसरा अंतर देखिए, इस प्लास्टिक को हम बार बार सांचे में डाल सकते हैं, बार बार सांचे में डाल सकते हैं, रिसाइकल इनका कर सकते हैं। जबकि इनको थर्मोसेटिंग को हम बार बार सांचे में नहीं डाल सकते, केवल एक ही बार सांचे में डाला जा सकता है। इसका जो है रिसाइकलीकरण जो है, रिसाइक्लिजेशन जो है नहीं हो सकता है। उसके बाद चौथा अंतर देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होती है ये कोमल होती है अक्सर से, जबकि ये क्या होती है, कठोर होती है। उसके बाद अगला अंतर देखिए, पांचवा अंतर, इससे क्या बनते हैं, मुलायम और कम कठोर लचीले सामान बनते हैं, जबकि इनसे मजबूत, आसानी से नहीं पिघलने वाले सामान बनते हैं। उसके बाद छठा अंतर देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसका उदाहरण देखेंगे तो जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, इस प्रकार से ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। जबकि इसके उदाहरण देखेंगे तो बेकेलाइट है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बना। मृत वनस्पति से, तो कोयले के निर्माण की कहानी मैं बता रहा हूँ। आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी के निचले भागों में, पृथ्वी के निचले भागों में सघन वन थे। आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले भागों में सघन वन थे। अब देखिए, किन्हीं प्राकृतिक कारणों से कोई उथल पुथल हुई, क्या हुई, उथल पुथल हुई। इस कारण ये सारे पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, दब गए। अब पृथ्वी के अंदर दब जाने के बाद ऊपर से उच्च ताप, ठीक है ना, उच्च ताप और उच्च दाब दोनों ही क्या है, हाई है। उच्च ताप और उच्च दाब होने के कारण और सूक्ष्म जीवों के मिले जुले प्रभाव के कारण जो मृत वनस्पति थी ये पत्थर जैसे कठोर कोयलों में परिवर्तित हो गई। तो मृत वनस्पति का कोयले में बदल जाना क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जीवों के अवशेषों से, पेड़ पौधों के अवशेषों से कोयले का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 23वां प्रश्न, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर आप और हम चर्चा करते हैं। इसका उत्तर मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति के लिए जो वनों की अनवरत कटाई हो रही है ये न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। पेड़ की कटाई से क्या होता है, वर्षा का जो वर्षा चक्र है ये बिगड़ रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, वायुमंडल का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक है, पशु पक्षियों के जो आवास उजड़ रहे हैं, जंगली जानवरों के आवास उजड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारी पृथ्वी की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट हो रही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में बढ़ोतरी होती जा रही है, और जो पशु है, हमारे जानवर हैं, उनके आश्रय स्थल जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, पशु पक्षी बेघर होते जा रहे हैं। इसलिए ये पेड़ पौधों की जो अनवरत कटाई है वो न्याय संगत नहीं है। हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए हमें फैक्ट्रियों की स्थापना करना भी आवश्यक है। हमें उनके रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना, मकान बनाना भी आवश्यक है। तो इसके लिए हमें फैक्ट्री की स्थापना और मकान तो बनाएंगे। फैक्ट्रियों से लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो अपनी आजीविका चला पाएंगे। मकान ये हमारी जो आधारभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान आधारभूत आवश्यकता, तो मकान भी हमें बनाना आवश्यक है। परंतु जिस स्थान के ऊपर हम फैक्ट्री की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर हम मकान बना रहे हैं और वहाँ से अगर हम पेड़ पौधे काट रहे हैं तो जितना
जितने पेड़ पौधे उस स्थान से काट रहे हैं तो उतनी ही संख्या में हमें जिस स्थान के ऊपर, पृथ्वी के जिस भूभाग के ऊपर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ों की संख्या है इनकी संख्या में क्या नहीं आए, गिरावट नहीं आए, पृथ्वी पेड़ों से विहीन ना हो। हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो जल चक्र है, हमारी जो जितनी भी मैंने आपको पहले बताई वो किसी प्रकार की उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए और पृथ्वी की प्राकृतिक सौंदर्यता बनी रहे और हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती रहे। तो हमें जितनी संख्या में हम फैक्ट्री, मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए जो पेड़ पौधे काट रहे हैं उतनी संख्या में हमें दूसरी जगह पे ऊपर वृक्षारोपण यानी कि पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, और भी आप इसमें चर्चा ऐड कर सकते हैं आपकी, मैंने आपके साथ एक छोटी सी चर्चा की है। उसके बाद 24वां प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न, 24वें प्रश्न के 2 भाग हैं। समझिए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। जीवाश्म ईंधन, कौन से ईंधन? 24वां के 2 भाग ए और ब है। ए वाला क्या कह रहा है? समझिए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवाश्म ईंधन जो पृथ्वी से निकाले जा रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। और इनके अंदर ये जो है पृथ्वी के अंदर इनके जो भंडार है, क्या है, इनके जो भंडार है वो सीमित है। यदि हम अनवरत इसी आज की तारीख में जैसे हम इनका उपयोग कर रहे हैं, अगर अनवरत करते गए तो आने वाले एक अनुमान के अनुसार आने वाले 40 वर्षों के अंदर ये जो प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनका निर्माण आज से लाखों वर्षों पहले हो गया और अभी वर्तमान में इनका जो नवीनीकरण है, निर्माण, वो नहीं हो रहा है। इसके भंडार पृथ्वी के अंदर इनके सीमित हैं। इसलिए यदि इनका उपयोग हम अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे, अंधाधुंध तरीके से करते रहें तो ये प्राकृतिक संसाधन जो है समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ब वाला है, ये ब वाला क्या कह रहा है देखो, 24वां का ब, ये कह रहा है शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर लिखो। तो शुद्ध वायु, इधर तो हमारी शुद्ध वायु है, इधर हमारी प्रदूषित वायु है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, शुद्ध वायु में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है, जबकि प्रदूषित वायु में गंध होती है, गंध। शुद्ध वायु के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? सूक्ष्म जीव नहीं होते, जबकि प्रदूषित वायु में सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले, रोगग्रस्त करने वाले, उनकी मात्रा होती है। उसके बाद देखिए तीसरा अंतर, शुद्ध वायु जो होती है इसमें सांस लेना, क्या लेना, श्वास लेना आसान होता है, जबकि इसमें श्वास लेना आसान नहीं होता है। चौथा अंतर, शुद्ध वायु से किसी प्रकार के हमें शारीरिक नुकसान नहीं होता है, क्या नहीं होता है? शारीरिक नुकसान नहीं होता, जब से इससे हमें शारीरिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती है। उसके बाद जो अगला अंतर है, अगला अंतर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जो वायु होती है ये हमारे मानसिक तनाव को, शारीरिक तनाव को, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। स्वास्थ्य में जितनी भी, ठीक है ना, स्वास्थ्य संबंधी जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो शुद्ध वायु से मिलती है, जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला 25वां प्रश्न, कोरोना वायरस बीमारी 2019 यानी कि कोविड-19 क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोविड-19 जो है, कोविड-19 इसकी वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारी पढ़ाई चौपट हो गई। तो कोविड-19 एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, जिसका का नाम है कोरोना वायरस। पूरा नाम भी आपको मैं बताऊं, नोवेल कोरोना वायरस है। अब देखिए इसका थोड़ा मैं आपको इतिहास बता दूं। कोविड-19, कोविड में देखिए CO, इसका अर्थ होता है कोरोना, क्या होता है? कोरोना। VI, देखो कोविड में V है ना, VI, इसका VI का अर्थ होता है वायरस, और D का अर्थ क्या होता है? डिजीज, क्या होता है? डिजीज, डिजीज पूरे आप लिख लीजिए।
तो कोरोना वायरस डिजीज, तो कोविड का अर्थ आपको समझ में आ गया। और ये जो 19 लिखा हुआ 19, क्योंकि ये 2019 में फैली ना, 2019 में इसके जो वैश्विक स्तर के ऊपर ये फैली, इसलिए इसके साथ में क्या जोड़ा, 19 जोड़ा, तो कोविड-19। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोविड में CO का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस और D का अर्थ है डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 19। ठीक है, 19 का अर्थ 2019 में फैलने के कारण तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये कोरोना वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है सर, उसके बाद ब में लिखा हुआ कोरोना वायरस बीमारी 2019 का संक्रमण किस प्रकार होता है। तो इसके संक्रमण फैलने के जो कारण है आपको पता ही है। तो देखिए, पहला तो होता है ये सीधे संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी फैलती है। यदि हम किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में हो जाती है। दूसरा, ये वायु के द्वारा भी फैलता है। तीसरा, ये भोजन के द्वारा, फल फूल के द्वारा। ठीक है, ये वायरस जो होता है इसका संक्रमण हो सकता है, फैल सकता है, और भी आप अच्छी तरह से इनसे परिचित हैं। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा जो मॉडल पेपर 3rd था, ठीक है, इसको हमने सोल्व किया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये हमारा आज का